नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। पिछली क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे भारत का संवैधानिक विकास जो है उससे संबंधित जो एक्ट आए हैं उसको देखने का, और उससे संबंधित हम लोगों ने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो देखा। उसमें जो कुछ खास बातें थी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल जो बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। और साथ ही साथ इसी के तहत 1773 एक्ट के तहत ही जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ला दिया जाता है, और इसी के तहत फिर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। और 1773 एक्ट के ही तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की जाती है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाइम्पे होते हैं। 84 का एक्ट आता है 1784 का, जो 73 में कुछ कमियां रह जाती हैं उसको सुधारने के लिए आता है। फिर 86 का आता है आपका, जिसमें सख्ती थोड़ी सी ज़्यादा दी जाती है। और 1786 का मेनली कहा जाता है एक्ट जो आता है कॉर्नवालिस के लिए ही लाया जाता है, ठीक है। मेनली 1786 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है भारत। उसके बाद कुछ ज़्यादा सख्तियाँ, उसको होता ना कि निर्णय अपने हिसाब से अगर उसको नहीं अच्छे कोई निर्णय लग रहे तो वो रद्द भी कर सकता था। फिर 13 का जो 1813 का एक्ट आता है वो इस मायने में खास होता है कि पहली बार पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ 20 वर्षों के लिए व्यापार वो कंपनी का वो बढ़ा दिया जाता है, कार्य वो समय बढ़ा दिया जाता है व्यापार करने का, और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है कंपनी का, लेकिन चीन और चाय को छोड़ के। फिर उसके बाद 1833 का एक्ट आता है। इस एक्ट की सबसे खास बात जो रही होती है वो होती है कि जो कानून बनाने का अधिकार होता है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास, वो उनसे छीन लिया जाता है। दोनों से एक तरह से सुपीरियर पावर जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में सम्मिलित किया जा रहा था, केंद्रीकरण बढ़ रहा था। तो इसको देखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1853 के एक्ट में बढ़ते हैं कि क्या होता है। उसके बाद 1833 के बाद में 1853 का एक्ट आता है, और 1833 के तहत ही जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको क्वेश्चन पे बहुत जोर दे के ही बात कही थी आपसे। अब देखिए 1853 का जो एक्ट होता है उसमें देखिए आप, नियंत्रण बोर्ड एवं उसके पदाधिकारियों का जो वेतन होता है वो नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो निश्चित होता है वो सरकार द्वारा होगा, धन कंपनी देगी, और डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18, 6 क्राउन द्वारा मनोनीत। अब सच बताएं तो इसमें से आपके लिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं पूछी जाती है आपसे, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर पूछा जाता है कंपनियों का बोर्ड का जो वेतन था वो कहाँ से जाता था, भारत के कोष से जाता था आपसे। अगला देखते हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि क्राउन द्वारा मनोनीत, तो डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 और 6 जो थे वो क्राउन द्वारा, कहने का मतलब जो वहाँ की महारानी और महाराज होते थे उनके द्वारा डायरेक्ट किए जाते। ये नियंत्रण बोर्ड, देखिए आप समझ रहे होंगे ना, एक नियंत्रण बोर्ड था जो कि लंदन में था। ये इसमें कितने 24 लोग पहले थे, इसके तहत 18 कर दी गई संख्या, और इस 18 में से 6 की जो नियुक्ति थी वो क्राउन जो वहाँ प्रिंस या क्वीन थी वो करती थी, ठीक है, जो मतलब उस समय उस पद पे आसीन थे। इसके आगे देखिए 1858, फिर इसके बाद तो आप जानते ही 1857 की क्रांति होती है और भारत में बिगुल विद्रोह का बजता है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858, ये भारत सरकार क्यों कहा जाने लगा, इसकी भी भूमिका है, क्योंकि अब ब्रिटिश ने सरकार ने पूरी तरह इसको अपने अंतर्गत ले लिया था ना, ठीक। अब कंपनी का पूरा अधिकार छीन लिया गया इससे, धीरे धीरे देखो छीने जा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। शुरुआत 73 से ही हो गई थी छीनने की, लेकिन बहुत तो स्लोली वो चीज़ें ली जा रही थी। लेकिन अब जैसे विद्रोह यहाँ हुआ 1857 का, उसके बाद एकदम से सत्ता का हस्तांतरण पूरा सरकार के हाथ में हो गया। देखिए भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन के ब्रिटिश राज मुकुट को, तो अब एक भारतीय राज्य सचिव एक पद की स्थापना की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार, दो चीज़ें थी ना कंपनी के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो एक राजनीतिक देखती थी, एक व्यापारिक देखती थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो आपका सरकार मतलब द्वारा था सृजित किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक था जो कंपनी निर्माण हुआ था जब तभी से बना हुआ था डायरेक्टर। तो ये दोनों के समस्त जो थे अधिकार ये राज्य सचिव के अंतर्गत ला दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो थे ये दोनों एक पद में सब समाहित कर दिए गए राज्य सचिव में। फिर देखिए क्या होता है, भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम क्या था, वो वायसराय कहा जाने लगा। ब्रिटिश क्राउन मतलब भारत में ब्रिटिश क्राउन या ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था ये, अब ये प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। बहुत सारे परिवर्तन आए इसके तहत, मेनली सबसे बड़े ये थे। अब देखिए
इसके बाद जो आता है 1858 के बाद 1861 का आता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाता है ना कभी कभी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति या वो शक्ति कब प्रदान किस अधिनियम द्वारा दी गई थी वायसराय को, तो 1861 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, अब देखिए आगे था, वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई, और इसी के साथ लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी होती है। विभागीय मतलब जो ज़्यादा एक्सपर्ट है जिस काम में, उसको वो विभाग सौंप दिया गया, एक तरीके से बंटवारा कर दिया गया था विषयों के हिसाब से कि कौन से विषय हैं उसके हिसाब से लोगों को वो कार्य दिए गए। तो एक तरह से विभागीय प्रणाली पूरी तरह नहीं शुरुआत थी, एक कहते हैं ना सांकेतिक रूप से शुरुआत हुई थी, ये हुई। तो मेनली आपका अध्यादेश जारी करना कौन से अधिनियम के तहत, 1861 अध्यादेश 61, इस तरह याद रखिए आप। ठीक है, तो आप याद रख पाएंगे। और वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ, फिर बम्बई और मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का। देखिए अभी हटा दिया गया था ना 1833 के द्वारा, लेकिन 1861 के द्वारा इन्हें पुनः दे दिए गए। अब देखिए इसके बाद आता है जो आपका 1892 का, 1892 का, इसमें क्या हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि बजट से संबंधित है। आप देखिए बजट 92 इस तरह याद रखिए और अध्यादेश 61 इस तरह याद रखिए, क्योंकि अभी हो सकता है आपको याद हो, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि आप चीज़ें भूल जाते हैं फिर वहाँ पे। देखिए विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार, सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार, और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ। सिर्फ अभी बजट पे विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया गया था, बहस करने का नहीं, प्रश्न पूछने का था, लेकिन बहस करने का अधिकार नहीं था इसके तहत। तो शुरुआत कहाँ से होती है बजट को लेकर कि पूछ सकते हैं, तो वो 92 से, 1892 के अधिनियम से। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है आपका। अगला देखिए 1909 भारत शासन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको अन्य नाम मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको एक सलाह और देंगे कि आप ये जो पोर्शन है भारत का संवैधानिक विकास समय, और जो वायसराय या गवर्नर जनरल का वायसराय जो है, उन लोगों को एक साथ करके पढ़िएगा। क्यों मैं आपको ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आप अगर उनके साथ करके पढ़ेंगे तो आपको गवर्नर जनरल भी याद हो जाएंगे, उन्होंने जो कार्य किए वो चीज़ें भी आपको दिमाग में आएंगी, और साथ साथ ये चीज़ें भी आपको याद होती चली जाएंगी। मतलब पॉलिटी और हिस्ट्री आप एक साथ लेके चल सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो पोर्शन है वो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसी के द्वारा की गई थी। मुस्लिम और इन लोगों को अलग, हिंदुओं को अलग अलग व्यवस्था कर दी गई प्रतिनिधित्व की। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, देखो आपका 92 में ही, 1892 के तहत, लेकिन अभी मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसके लिए 1909 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं, बस ये याद रखना। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इस सॉरी 1909 में कुछ कथन कहे गए वो आप देख लीजिए। गांधी जी ने क्या कहा 1909 के बारे में, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम भाई बांटो और राज करो की नीति जो थी, इससे पहले बंगाल विभाजन करके जा चुका था 1905 में। ये 1909 में आता है जब मिंटो होता है, इसके बाद हार्डिंग आता है और घोषणा करता है कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो रही है, और साथ ही साथ बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता चलेगा। फिर रैमजे मैकडोनल्ड ने क्या कहा, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य का अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सुधार नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे ब्रिटिशर से यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 देखिए आप, इसका अन्य नाम था क्योंकि जेम्स फोर्ड इस समय यहाँ वायसराय थे और भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, तो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार कहा जाता है। इस एक्ट में बहुत खास बात जो होती है वो होती है, देखिए द्वैध शासन का आरंभ होता है प्रांतों में द्वैध शासन, जबकि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, ये चीज़ होती है। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग हुआ, ये कुछ चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। द्वैध शासन, उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से। प्रांतीय विषय थे आरक्षित और हस्तांतरित, मतलब द्वैध शासन किस तरह से आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में विभाजित कर दिया गया। अधिनियम का आधार क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी, इसी के आधार पर ये अधिनियम आया था। आपको इस चीज़ क्लियर हुआ कि उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किस में हुआ, तो 1919 के अधिनियम में हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में हुआ, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कराए तो 1909 में हुआ था वो। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप। ठीक है,
आगे देखते हैं 1935 का प्रावधान जो अधिनियम आया था उसमें क्या प्रावधान थे। देखिए इसमें जो प्रावधान किए गए थे तो मुख्यतः थे, एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान था। इसके अलावा देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए किस तरह पूछे जाते हैं। 1935 से संबंधित कौन सा कथन सही है, और 1 2 3 करके कथन दिए जाएंगे, कूट दे दिया जाएगा, उसमें एक गलत होगा कहीं और आपको कूट के हिसाब से मिलान करना होगा। तो जितनी भी चीज़ें आई थी ये पूरी हर एक चीज़ में बहुत कुछ ही इंपॉर्टेंट ही इसमें लिखी हैं, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। आपको जितना इसमें लिखा है और जितना मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है उसको आप ज़रूर मेमोराइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। बार बार थोड़ा सा पढ़ेंगे और कंसंट्रेट होकर पढ़िए तो आपको चीज़ें एक ही बार में लर्न हो जाएंगी। अब देखिए प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के तहत वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है और वही द्वैध शासन केंद्र में लागू कर दिया जाता है। स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है। उत्तरदायी शासन, स्वशासन का विकास होता है प्रांतों में और दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी का शासन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा 1937 में चुनाव होते हैं, इसी अधिनियम के तहत कराए जाते हैं। उत्तरदायी शासन या सुशासन, स्वायत्तता प्रांतों, मतलब इसी स्वायत्तता का तात्पर्य यही है कि यहाँ चुनाव होते हैं, अपनी खुद की सरकार का गठन होता है, ठीक है। और आपने ये देख ही लिया, प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी स्वशासन दे दिया जाता है। अब देखते हैं इसके आगे का जो आता है वो 1935 के जो अन्य प्रावधान थे वो देखिए उनके बारे में किसने क्या कहा। देखिए विस्तार, सांप्रदायिक एवं वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार इसमें और ज़्यादा हो गया। महत्व, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत काफ़ी हद तक, क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। 1935 से बहुत सी चीज़ें संविधान में हमारे ग्रहण की गई हैं। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, मैंने आपको बताया ना कि द्वैध शासन समाप्त करा गया प्रांतों में और केंद्र में द्वैध शासन शुरुआत हो गई है और द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत होती है। देखिए और आगे देखिए शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों में अलग अलग किया गया। स्थापना फेडरल न्यायालय की 1937 में की गई। इस अधिनियम के बारे में कुछ लोगों के कथन है, देखिए क्या है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है इसके बारे में कि एक कार है, ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा जवाहरलाल नेहरू ने। फिर दास्ता का आज्ञा पत्र कहा इसको। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट थे। इसमें देखिए 1935 की जो खास बात थी, जो इसमें उन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट, भारत के संविधान में वर्ष 1950 में अनुदेश प्रपत्र जो थे उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया भारत के संविधान में। अब देखिए इस अधिनियम को लेकर क्या हुआ क्या था। इसको कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ 1936 में, इसको अस्वीकृत कर दिया गया, इसको नहीं स्वीकारा गया। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जिसके तहत देखिए अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्वात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वायत्तता और भारत का राज्य सचिव का पद जो था वो समाप्त कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वो हमारा समाप्त हो गया जो संवैधानिक विकास का क्रम चला। मैंने आपको जो खास बातें थी वो आपको बताई। इससे संबंधित प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, वो आप देख लीजिए। अब हम इससे आगे का टॉपिक, पहले थोड़ी सी आपको थ्योरी समझाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन आंसर कराते चलेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है प्लीज़ कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए जो भी सुधार करना हो, जो और चीज़ें आपको चाहिए हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।